हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के खंड बे का यानी पार्ट बी का तीसरा लेसन, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी 4-5 लेसन्स के वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस लेसन को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। देखिए, भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है वो शासन प्रणाली है संघात्मक शासन व्यवस्था। यानी शासन व्यवस्था के 2 प्रकार हम कह सकते हैं, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक उसको कहते हैं जहां पर शक्तियों का वितरण किया जाता है, जबकि एकात्मक सत्ता या एकात्मक शासन व्यवस्था वो होती है जहां पर समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन या एक ही सरकार के अधीन रहती है। तो हमारे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और भारत की संघीय व्यवस्था अन्य देशों की संघीय व्यवस्था से कुछ अलग है। अब वो किन मायनों में अलग है, हमारी भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व क्या हैं, मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम क्या हैं, वो इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं। सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली ही संघवाद है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्ता की जो शक्तियां होती है उनका वितरण विभिन्न स्तरों पर जब किया जाता है तो वो शासन प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन केंद्र तथा उसकी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से होता है। यहाँ ये ध्यान दीजिए कि ऐसी शासन व्यवस्था में, संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन का संचालन केंद्र सरकार और उसकी जो विभिन्न इकाइयां जो होती, प्रांतीय सरकारें जिनको हम कहते हैं, उनके माध्यम से होता है। संघीय शासन का निर्माण भी प्राय 2 प्रकार से होता है। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था भी 2 प्रकार की होती है। प्रथम, पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना। यानी एक प्रकार तो वो होता है जहाँ पर अनेक संप्रभु इकाइयों का मतलब जो स्वतंत्र देश होते हैं, स्वतंत्र राजनीति विज्ञान की भाषा में जिनको हम राज्य कहते हैं, एक संप्रभु राज्य, वो आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसे कि अमेरिका जैसा जो संघ है वो इसी का उदाहरण है। और दूसरा प्रकार होता है, एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी दूसरे प्रकार में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा राज्य होता है तो उस बहुत बड़ी इकाई को, बहुत बड़े राज्य को, संप्रभु राज्य को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से, यानी शासन बहुत अच्छे से संचालित किया जा सके, इस कारण से उसको अलग अलग इकाइयों में, प्रांतीय सरकारों में उसको विभाजित कर दिया जाता है और इस प्रकार से वो एक संघ का निर्माण होता है। तो ये जो उदाहरण है हम भारत में इसको देख सकते हैं। पहली प्रक्रिया का सबसे प्रमुख उदाहरण अमेरिका है। यानी पहला जो है अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में मिलकर एक हो जाना, ये इसका प्रमुख उदाहरण है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसको हम कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जबकि दूसरा जो है उसका उदाहरण है भारत। वर्तमान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा तथा भारत जैसे देश सफल संघीय देश माने जाते हैं। यानी इन सभी देशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा, भारत, इन सभी देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो आप अंडरलाइन करते चलें मेन चीज़ों को। तो इन सभी देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में संविधान के तहत संघीय शासन की स्थापना की गई है। यद्यपि संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी हमारे यहाँ भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, इसमें संघवाद के स्थान पर, क्योंकि हमारा जो संघ है वो पूर्ण संघ हम इसको नहीं कह सकते हैं, तो इसे राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। संविधान लागू होने पर भारत में एक केंद्रीय सत्ता और 14 राज्यों प्रांतों की सत्ता स्थापित कर संघीय ढांचे को मूर्त रूप दिया गया है। यानी जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ और निर्माण होने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को जब देश के संविधान लागू हुआ, तो लागू होने पर भारत में एक केंद्रीय सत्ता और उसके अधीन 14 राज्य या प्रांत जिसको हम कह सकते हैं, उनकी सत्ता की स्थापना की गई। वर्तमान में यानी जब
संविधान लागू हुआ उस समय एक केंद्रीय सत्ता और 14 प्रांतीय सत्ताएं थी, यानी 14 राज्य थे उस समय। और वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन यहाँ भी आप संशोधन कर लें कि यहाँ 29 राज्य नहीं हैं। 31 अक्टूबर 2019 से अब एक राज्य जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको राज्य का दर्जा छीनकर उसे 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है, अर्थात 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में उसका निर्माण हो चुका है। तो एक तो राज्य कम हो गया और इधर केंद्र शासित प्रदेश जो 7 थे अब कितने हो गए, 9 हो गए। तो अब कितने हो गए, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। तो ये है भारत का संघवाद। अब हम बात करते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व यानी मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडियन फेडरल सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उनके ऊपर हम एक एक करके बात करते हैं। पहला है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, यानी कोई भी संघात्मक शासन व्यवस्था होती है तो उसमें शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। ठीक वैसे ही हमारे भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में भी ऐसा ही किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन सूची पद्धति के माध्यम से किया गया है। सूची पद्धति अर्थात हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सूची पद्धति के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघीय सूची के 97 विषयों पर केंद्र को विधि निर्माण का अधिकार है, यानी 97 विषय ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर जो संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं और उन पर विधि निर्माण का अधिकार अर्थात कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय आते हैं, 66 विषयों पर राज्यों को विधि निर्माण का अधिकार है। ऐसे ही समवर्ती सूची के 47 विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो आप इनको अंडरलाइन कर लें। संघीय सूची में 97 टॉपिक्स आते हैं जबकि राज्य सूची में 66 टॉपिक आते हैं और समवर्ती सूची में 47 टॉपिक आते हैं जिन पर कानून बनता है। केंद्र तथा राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, परंतु केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष की स्थिति में केंद्रीय कानून ही अंतिम रूप से मान्य होगा। अर्थात मान लीजिए समवर्ती सूची के जो 47 विषय हैं इन पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, या यूं कहें कि राज्य सरकार ने कानून बना दिया, या दोनों ने कानून बना दिया। तो ऐसे संघर्ष की स्थिति में जब टकराव की स्थिति हो जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए कानून ही अंतिम रूप से मान्य होते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई है, यानी इनके अलावा भी संघीय सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय, इनके अलावा भी जो कोई टॉपिक या कोई विषय ऐसा बच जाता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। केंद्र की इस मजबूत स्थिति के कारण ही विशेषज्ञ भारत को केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद मानते हैं। अंडरलाइन कर लें आप, केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद क्यों माना जाता है, क्योंकि अधिकतर शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास। तो ये था पहला टॉपिक, शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अत्यावश्यक है। इसी से विधि का शासन स्थापित होता है, यानी जहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी वहीं पर विधि का शासन अर्थात कानून का शासन स्थापित किया जाना संभव है। केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का संविधान के प्रावधानों के अनुरूप समाधान किया जा सकता है। मान लीजिए केंद्र और राज्यों के बीच में किसी तरह की टकराव की स्थिति पैदा होती है, किसी तरह की कोई विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है, तो ऐसी स्थिति में जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो ही इसका निर्णय करती है। ऐसे अनेक अवसर भारत में आए जब न्यायपालिका ने राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच या तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर संघीय ढांचे की रक्षा की है। सभी राज्यों के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय को पदस्थ किया गया है, यानी अलग अलग राज्यों के न्यायालय तो हैं ही सही, अलग अलग राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं वो तो हैं ही सही, इन सभी राज्यों के ऊपर शीर्ष पर
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है जो इन सब के बीच में विवादों का निपटारा करता है। अब बात करते हैं अपन तीसरे पॉइंट की, संविधान की सर्वोच्चता। यानी हमारे भारतीय संघवाद के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें तीसरा पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघवाद के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। अर्थात अब ये संविधान की सर्वोच्चता क्या है, यानी केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। यानी इनके पास अपनी कोई शक्तियां नहीं है, संविधान सर्वोपरि है। संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। अमेरिकी संघवाद के विपरीत भारतीय विविधता के कारण ही संपूर्ण देश के लिए केवल एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। यानी जबकि अमेरिकी संघवाद में दोहरा संविधान है, यानी वहाँ केंद्र का संविधान अलग होता है और राज्यों के लिए संविधान अलग होता है। यानी वहाँ दोहरा संविधान है, दोहरी नागरिकता होती है। जबकि हमारे यहाँ पर एक ही संविधान है, एकल संविधान है। यानी पूरा देश का राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकारें भी उसी संविधान के अनुरूप कार्य करती हैं। इकाइयों को अलग से संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें अपवाद था पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। यानी ये पहले एक अपवाद हुआ करता था भारत में कि जम्मू कश्मीर राज्य का अलग से संविधान हुआ करता था। वो भारत के जो केंद्रीय संविधान है उससे अलग वो कानून वहाँ पर बनाए जाते थे। लेकिन अब ये अपवाद भी समाप्त हो चुका है। अब ये 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ये ऐलान किया कि राष्ट्रपति के आदेश के बाद अनुच्छेद 370 और 35A निष्प्रभावी हो चुके हैं और अब 31 अक्टूबर से ये प्रभावी हो जाएंगे। अर्थात क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 से अब जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और वहाँ से अनुच्छेद 370 और 35A को, जो कि उसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करते थे, उनको निष्प्रभावी कर दिया गया है और अब वो एक सामान्य राज्य बन गया था। सामान्य राज्य बनने के बाद उसके राज्य का दर्जा छीन लिया गया और अब उसके 2 टुकड़े करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित कर दिया गया है। तो अब ये अपवाद भी हमारे यहाँ से समाप्त हो गया है। चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, एकल नागरिकता। चौथा पॉइंट है हमारे भारतीय संघीय व्यवस्था का जो प्रमुख तत्व है वो है एकल नागरिकता। यानी पारंपरिक संघीय व्यवस्थाओं के विपरीत जितने भी परंपरागत संघीय व्यवस्थाएं जहां पर भी हैं पूरे विश्व में, अमेरिका, कनाडा हो, चाहे कोई सा भी देश हो, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इन सब के विपरीत भारतीय संघवाद में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। यानी इन सभी संघवादों, इन सभी संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में दोहरी नागरिकता को अपनाया जाता है। यानी वहाँ केंद्र की नागरिकता अलग होती है व्यक्ति के पास और राज्य की नागरिकता अलग होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर पूरे भारत के नागरिकों के लिए एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। ऐसा भारत की विशाल बहुलता के कारण भावी विखंडनकारी संभावना को रोकने के लिए किया गया था। यानी भविष्य में भारत के टुकड़े नहीं हो, विखंडन नहीं हो, किसी तरह का उपद्रव नहीं हो, इन सब संभावनाओं को खारिज करने के लिए ही एकल नागरिकता के सिद्धांत को हमने अपनाया है। तो ये था एकल नागरिकता का सिद्धांत। 5वां टॉपिक आता है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन, राज्यसभा। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था जहां भी होती है वहां पर जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है, जो कानून बनाने की जो स्थान होता है, संसद हम जिसको कहते हैं व्यवस्थापिका, वहां पर 2 सदन होते हैं। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन कहलाता है राज्यसभा हमारे भारत में। तो भारतीय संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए ही केंद्रीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद के उच्च सदन, केंद्रीय व्यवस्थापिका किसको कहेंगे हम? संसद को। अब संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में तो जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि वहाँ पर चुनकर जाते हैं। तो ये राज्यसभा को राज्य की प्रतिनिध्यात्मक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। यद्यपि अमेरिकी संघीय व्यवस्था के विपरीत राज्यसभा में राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। यानी अमेरिकी संघीय व्यवस्था में तो क्या है, प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व है। यानी वहाँ पर प्रत्येक राज्य से 2 मेंबर चुनकर जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर क्या है, वरन जनसंख्या के अनुपात में सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। हमारे यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर राज्यों की जो प्रतिनिधित्व है वो किया जाता है। यानी सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है।
तो ये भी एक हमारे संघीय व्यवस्था का प्रमुख तत्व है। छठा पॉइंट है राज्यपाल का पद। राज्यपाल भारतीय संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होकर, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। अर्थात राष्ट्रपति करते हैं करने को तो, लेकिन केंद्र सरकार की इच्छानुरूप राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होकर राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यद्यपि व्यावहारिक अनुभव के आधार पर राज्यपाल का पद केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। यानी अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें तो राज्यपाल का जो पद है वो सबसे बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है, परंतु केंद्र राज्य संघर्ष के रूप में उसकी अपनी उपयोगिता है। तो ये है छठा पॉइंट, राज्यपाल का पद। अगला पॉइंट है एकात्मकता का प्रभुत्व। भारतीय संघीय व्यवस्था मूल रूप से केंद्रीकृत अर्थात एकात्मक प्रभुत्व वाली व्यवस्था ही मानी जा सकती है। यानी हमारे यहाँ पर एकात्मकता का प्रभुत्व है, यानी केंद्रीयकृत, केंद्र अधिक शक्तिशाली है। भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र को मजबूत बनाना स्वाभाविक ही था। यद्यपि कुछ वामपंथ समर्थक राजनीतिक दल तथा विघटनकारी विचारधाराएं इस एकात्मक प्रवृत्ति का विरोध करती है। यथार्थ में संविधान में अनेक प्रावधानों के माध्यम से केंद्र को निर्णायक भूमिका प्राप्त है। संविधान संशोधन, राज्यों के निर्माण, पुनर्सीमांकन, आपातकालीन परिस्थितियों, आर्थिक अधिकारों आदि संदर्भों में, यानी ये देखिए आप कितने महत्वपूर्ण है। यानी संविधान में संशोधन करना हो, चाहे राज्यों के निर्माण, नए राज्यों का निर्माण करना हो या पुराने राज्यों का पुनर्सीमांकन करना हो, आपातकालीन परिस्थितियां कितनी भी हो, आर्थिक अधिकारों आदि सभी विषयों में केंद्र की स्थिति अत्यंत मजबूत और निर्णायक रखी गई है। विभिन्न उदाहरण भी ये स्पष्ट करते हैं कि सशक्त केंद्र वाले भारतीय संघवाद ने वस्तुतः भारत की एकता व अखंडता को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये है हमारे भारतीय संघात्मक व्यवस्था के आधारभूत तत्व। आज के इस क्लास में हम इतना सा ही पढ़ेंगे और इससे अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसके आगे, यानी भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक लक्षण क्या क्या हैं, कौन कौन से एकात्मक लक्षण हैं जो उसे एकात्मक रूप प्रदान करते हैं, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक रूप उसे प्रदान करते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप एक काम करें कि इनके नोट्स बने हुए हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक उपलब्ध करा रहा हूँ। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे वो आपको ले जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नोट्स तो मैंने बनाए हुए हैं और आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अपनी कॉपी में। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का लेसन अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर बैठकर आप पढ़ाई करते रहें।